हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक पावर फैक्टर मीटर का परीक्षण और जानकारी लेने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पावर फैक्टर मीटर दिख रहा है। पावर फैक्टर मीटर में बेसिक जानकारी बताता हूँ। पावर फैक्टर मीटर सिर्फ हमारा एसी पे वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है। इसके बारे में कारण बाद में बताते हैं, पहले हम इसकी बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। पावर फैक्टर मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, जिसका नाम एम, एल, सी, वी। पावर फैक्टर मीटर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये बीच में जो दिखा है इसे बोलते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि 1। और जब ये इस साइड हमारा जो नीडल है अगर नीचे की साइड चलता है तो इसे बोलते हैं हम लीडिंग, और जब एक से ऊपर चलता है तो बोलते हैं लैगिंग। इसमें इंडक्टिव केस और कैपेसिटिव केस, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव केस लिखा है। इंडक्टिव केस मतलब लैगिंग और कैपेसिटिव केस मतलब लीडिंग। इसके पश्चात यहाँ पे समझने के लिए हमारे पास में आरएलसी सर्किट है। यहाँ पे इस रियोस्टेट की सहायता से हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद है हमारे पास 3 इंडक्टिव हैं, 1, 2, 3। इसके बाद नीचे की साइड में हमारे जो टर्मिनल्स हैं ये कैपेसिटर के टर्मिनल हैं, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। ये पैनल कुछ इस तरह से पीछे दिखता है। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 4 टर्मिनल दे रखे हैं। वो 4 टर्मिनल हमारे पास हैं एम, एल, सी, वी। इन्हीं चारों टर्मिनल को हमने नोट्स की सहायता से बाहर निकाला है। फिर ये हमारे पास में रियोस्टेट है जो कि हम रेजिस्टेंस की तरह इससे काम करा रहे हैं। फिर इंडक्टेंस L1, L2, L3। फिर कैपेसिटेंस C1, C2, C3। यहाँ पे कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के हैं, इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर को चेंज किया गया है। अभी हम पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है और पावर फैक्टर को कैसे नापा जाता है और पावर फैक्टर का हमारी डेली लाइफ में क्या काम है। तो स्टार्ट करते हैं पावर से। डेली लाइफ में हम 2 तरीके की पावर को देखते हैं। पहला है एसी पावर और दूसरा है डीसी पावर। एसी पावर का फॉर्मूला होता है P = VI cos phi, जहां पर डीसी पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। यहाँ पे अंतर ये होता है एसी पावर में cos phi, जो कि हम क्या बोलते हैं इसे पावर फैक्टर। यही कारण है कि डीसी में पावर फैक्टर को मेजर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर cos phi यूनिटी होता है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि डीसी पावर में हमारे पास पावर फैक्टर नहीं होता है। पावर फैक्टर यहाँ पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि पावर फैक्टर की यहाँ पे वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। जब cos 90 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है P = cos phi, यहाँ पे phi की वैल्यू है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री cos 90 के साथ रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है 1, और 1 का किसी भी वैल्यू के साथ गुणा करने पर या भाग देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि डीसी के साथ हम पावर फैक्टर को नहीं दर्शाते हैं। अभी हमें पावर फैक्टर का क्लियर हुआ कि डीसी में पावर फैक्टर क्यों नहीं होता है और एसी में पावर फैक्टर को किस तरीके से दर्शाया जाता है। पावर फैक्टर को अगर हम बेसिकली परिभाषित करें तो इस तरह से कहा जा सकता है, वोल्टेज और करंट के मध्य के एंगल। इसमें एंगल कौन सा? इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल को ही हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, लीडिंग नेचर और लैगिंग नेचर। जैसे कि मैंने आपको मीटर में बताया था कि लीडिंग नेचर इस साइड है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, और लैगिंग नेचर इस साइड है। कैपेसिटर की केस में हमारा पावर फैक्टर लैग करता है और इंडक्टर की केस में पावर फैक्टर लीड करता है। लीडिंग नेचर में वोल्टेज अग्रगामी होता है। वोल्टेज अग्रगामी से यहाँ तात्पर्य है वोल्टेज करंट से आगे की तरफ रहता है, और लैगिंग नेचर में वोल्टेज पश्चगामी होता है। पश्चगामी से यहाँ तात्पर्य है वोल्टेज करंट से पीछे की साइड रहता है। अब हम समझते हैं कि पावर फैक्टर 3 कंडीशनों में क्या क्या प्रभाव दिखाता है। कोई भी सर्किट तीनों कंडीशन से मिलकर बना होता है। पहला कंडीशन होता है रेजिस्टेंस, दूसरा कंडीशन होता है इंडक्टेंस, और तीसरा कंडीशन होता है कैपेसिटेंस। कोई भी हमारा सर्किट होता है इन्हीं तीनों यूनिट से मिलकर बना होता है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस।
इन्हीं सर्किट को हम बोलते हैं RLC सर्किट। यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि इन प्योर रेजिस्टेंस केस का तात्पर्य है प्योर प्रतिरोध की स्थिति में। प्योर प्रतिरोध की स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो पावर होता है वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो हमारे पास पावर होती है P = VI × 1। क्यों cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1। इस कारण से पावर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना लीडिंग नेचर में होता है ना लैगिंग नेचर में होता है। ये होती है कांस्टेंट मतलब सतत। इसके बाद हमारे पास दूसरा केस आता है इंडक्टिव केस। इंडक्टिव केस में अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर लैगिंग नेचर में होता है, लीडिंग नेचर में, जस्ट उल्टा होता है इसका। इंडक्टिव केस में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग नेचर में होता है। लीडिंग नेचर में क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में cos 90 डिग्री से एंगल अपर हो जाता है। जब cos 90 डिग्री से एंगल अपर होता है तो cos जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 1 से ज्यादा पहुंच गई है। इस कारण से हमारा क्या होता है, 1 से ज्यादा का तात्पर्य है ये रूट में होता है, √3/2, √3 और 1/√2 इस तरीके से चलता है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट की वैल्यू का किसी भी अंक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस कारण से इंडक्टिव केस में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है और हमारा ऊर्जा का अपव्यय घट जाता है। कैपेसिटेंस के केस में कॉस की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में बनी रहती है। इस कारण से हमारा कैपेसिटेंस 0 से 90 के बीच में हमारी cos 90 की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। यही कारण है कि कैपेसिटेंस के केस में हमारी जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर टोटल धनात्मक केस में चलती है, और जबकि इंडक्टिव केस में हमारा 90 से 120, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। इस कारण से जो हमारा cos 90 की वैल्यू होती है वो इस समय पे ऋणात्मक होती है, जिस कारण हमारा क्या होता है, पावर का कंजप्शन अधिक होने लगता है। कैपेसिटर की सहायता से हम पावर की व्यय को बढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है सीलिंग फैन, 3 फेस इंडक्शन मोटर, ट्यूबवेल। यहाँ पर हम पावर फैक्टर को किसकी सहायता से बढ़ाते हैं, कैपेसिटर की सहायता से बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी मोटर प्रॉपर रनिंग में कंडीशन में रहे। क्यों? क्योंकि मोटर के अंदर होता है इंडक्टिव केस। इंडक्टिव का तात्पर्य है क्वाइल होने के कारण से यहाँ पे क्या होगा कि डिसबैलेंस हो जाएगी हमारा पावर डिसबैलेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर लीडिंग नेचर में चला जाएगा, और लीडिंग नेचर में चला जाएगा इसका मतलब है पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और पावर कम हो जाएगी। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर में समांतर क्रम के साथ कैपेसिटर जोड़ देते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, इंडक्टिव प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण से हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है और पावर का कंजप्शन भी होता है वो अच्छा होने लग जाता है। इस कारण हम कैपेसिटर को बढ़ाकर हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका टॉर्क बढ़ा सकते हैं। जितना अच्छा टॉर्क चाहिए उतने समांतर क्रम में कैपेसिटर को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इस तरीके से हमने समझा कि प्योर रेजिस्टेंस केस, इंडक्टिव केस और कैपेसिटेंस केस में पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं पावर फैक्टर मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं और इन 4 टर्मिनल का नाम क्या है और चारों टर्मिनल के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो पावर फैक्टर मीटर में 4 टर्मिनल M, L, C, V। यहाँ पर M से तात्पर्य है मेन सप्लाई, L से तात्पर्य है लोड, C से तात्पर्य है कॉमन और V से तात्पर्य है न्यूट्रल। यहाँ पे V दोनों का न्यूट्रल होता है, लोड का V और मेन सप्लाई का V। तो कनेक्शन डायग्राम में बताते हैं हम M और C टर्मिनल को हम क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा या जंपर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं कॉमन पाथ। कॉमन पाथ किसके बीच में होता है, M और C के बीच में। M पर क्या करते हैं, मेन सप्लाई देते हैं फेस, यहाँ से हमारे पास इनपुट आ रहा है,
एल पे क्या करते हैं, लोड के एक टर्मिनल को जोड़ देते हैं, लोड के किस टर्मिनल को जोड़ते हैं, फेस वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं, और लोड के न्यूट्रल वाले टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ एक साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारे पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। एम और सी, इसको एक बार समझ लेते हैं। और एम और एल के बीच में एक कॉइल होती है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल, और सी और वी के बीच में एक कॉइल होती है जिसे हम बोलते हैं करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल का काम होता है वोल्टेज को नापना, और करंट कॉइल का काम होता है करंट को मेजर करना। जैसे कि हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को मेजर किया जाता है पावर फैक्टर की सहायता से। अब हम ये समझते हैं कि पावर फैक्टर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कम होने पर। सबसे पहला नुकसान तो हम ये समझ लेते हैं, पावर फैक्टर हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम एनर्जी मीटर में करते हैं। इंडस्ट्रियल केस में पावर फैक्टर के लिए एक लिमिटेशन बनाई है जिसे हम बोलते हैं 0.8। 0.8 से नीचे अगर हमारा पावर फैक्टर जाता है तो इंडस्ट्रियल केस में इस पे जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, 0.8 से तात्पर्य ये है कि जैसे कि मेरे पास में वोल्टेज आ रहा है 200, करंट का मैं कंजप्शन कर रहा हूं 2 एम्पियर, और मैं ऊर्जा, मेरे द्वारा ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है V इंटू आई, तात्पर्य 200 इंटू 2, और मेरा पावर फैक्टर है इस समय पे 0.8। तो टोटल कितना हो गया सर, 320 वाट। अब यहाँ पे समझते हैं हम, मेरे पास टोटल वोल्टेज है 200, धारा आ रही है 2 एम्पियर, और मैं पावर का कंजप्शन कर रहा हूँ 320, जबकि पावर मेरे को कितना मिल रहा है, टोटल पावर कितना है, V इंटू आई 200 इंटू 2, इसका मतलब 400 वाट। मुझे पावर जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है 400 वाट, पर मैं कंजप्शन कर रहा हूँ कितना, 320 वाट। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। अगर यहाँ पर यूनिटी की केस होता, 1 होता, तो 1 होने की कंडीशन में हमारे पास टोटल पावर हम कंजप्ट कर पाते, पर यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, 0.8 है। इस कारण से हम कितना पावर का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, 60 वाट का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये 60 वाट हमारा किस के रूप में अपव्यय हो रहा है, पावर फैक्टर के रूप में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है, वह पावर है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पर हमें प्रोवाइड हो रही है। इसको एक एग्जांपल से और समझा जा सकता है। कोक के गिलास लेते हैं, कोक के गिलास में आधा गिलास हमारे पास कोक है, इसके अलावा हमारे ऊपर इसके पास ये क्या है, फॉग है। फॉग मतलब झाग है। तो हमें बाहर से देखने पर तो लगता है कि गिलास पूरा भरा हुआ है, पर असलियत में गिलास हमारा आधा होता है। जो आधा गिलास है वो हमारा है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम पूरा देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं हम ट्रू पावर, जो हमें असलियत में मिल रही है। और जो झाग वाला हिस्सा बच रहा है जो कि हमारे कोई काम का नहीं, इसे बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर। इसको एक बार और समझ लेते हैं, इसको बहुत, जो हमारा कोक वाला हिस्सा है, कोक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बोलते हैं एक्टिव पावर। जो हम देख पा रहे हैं वो है ट्रू पावर। जो हमें टोटल गिलास भरा हुआ दिख रहा है कांच का, वो है ट्रू पावर। और जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, झाग, वो है रिएक्टिव पावर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल पावर, एक्टिव पावर कितनी है, 400 वाट, और हम असलियत में इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, 320 वाट, और अपव्यय कितना कर रहे हैं, 60 वाट। तो 60 वाट क्या है, हमारी रिएक्टिव पावर है। 400 वाट हमारा क्या है, ट्रू पावर है जो हमें मिल रहा है, और 320 क्या है हमारे पास, एक्टिव पावर, जिसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, सॉरी 360 नहीं, 180 डिग्री हो, इस कंडीशन में हमारे पास में पावर फैक्टर होता है यूनिटी। यूनिटी होता है, इसका मतलब पावर फैक्टर में कोई भी अपव्यय नहीं हो रहा है। क्या डीसी में पावर फैक्टर होता है? बिल्कुल, डीसी में पावर फैक्टर होता है पर हिडन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूनिटी का केस आ जाता है, और हम जानते हैं कि एक का मल्टीप्लाई या
डिवाइड किसी भी अंक में करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि डीसी में हमारी कोई भी वेव नहीं होती है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके कारण से यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनता है। डीसी में पावर फैक्टर होता है तो इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका मैंने ऊपर समझा दिया आपको। डीसी में पावर फैक्टर का प्रभाव इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, जबकि डीसी में हमारे पास जो भी सप्लाई होती है वो सतत रहती है, उसके बीच में कोई भी इंटरप्शन या फिर पीक वैल्यू नेगेटिव और पीक वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता है, जिसके कारण से कोई भी एंगल नहीं बन पाता है और पावर फैक्टर यहाँ निष्क्रिय हो जाता है। बिना मीटर के कैसे परीक्षण कर सकते हैं कि पावर फैक्टर कम है? इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि अगर हम किसी भी 100 वाट के बल्ब को चेक कर रहे हैं फेज और न्यूट्रल के साथ, अगर हमारा बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो पावर सप्लाई आ रही है वो बिल्कुल फिक्स आ रही है। पर इसी कंडीशन पर हम उन्हीं दो टर्मिनलों के साथ में हमारा कोई भी इंडक्टिव लोड जैसे कि ट्यूबवेल हो गया और ट्यूबवेल को हम अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारा ट्यूबवेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसका पानी कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि बल्ब हमारा फुल ग्लो कर रहा है पर हमारा ट्यूबवेल क्या है, कम चल रहा है। इसका मतलब है हमारा पावर फैक्टर लेगिंग नेचर में है, हमें कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि ट्यूबवेल के साथ कैपेसिटर लगाकर चलाया जाता है।